इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को हराने के लिए देश में वैक्सीनेशन जोरों पर है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत हर दिन नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो देश में 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कब लगे, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर पहले कहा गया था कि पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए, लेकिन अब खुद भारत सरकार ने कहा है कि 2 डोज के बीच का यह गैप 12 से 16 हफ्ते को होना चाहिए। वैक्सीनेशन पर आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल और अमेरिका के मेम्फिस से डॉक्टर इंद्रनील बसु रे हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब भारत सरकार ने खुद कह दिया, यानी गैप जो 2 डोज के बीच का है वो अब 12 से 16 हफ्ते, तो सही टाइम क्या है सर दोनों डोज के बीच का? देखिए, जो वैक्सीन के साथ एक्सपीरियंस गेन किया जा रहा है उसके बेसिस पे कोशिश की जा रही है कि कैसे मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो जो यूके में जैसे ये वैक्सीन पहले से यूज में है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और जो डेटा के बेसिस पे आई थिंक आज एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है कि अब ये जो डोज अगर हम 12 से 16 हफ्ते के बीच में भी पहले डोज से ज्यादा इफेक्टिव रहे, तो इसलिए ये टाइमिंग्स जो है हो सकता है हमें आगे भी चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस समय के साथ साथ जो भी डेटा इकट्ठा हो रहा है उसके बेसिस पे किस वे में वैक्सीनेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे, उसी का एक तरह से मैं कहूंगा कि एक एग्जांपल है और वो कोशिश की जा रही है। डॉक्टर इंद्रनील, चूंकि अमेरिका और यूके इन दोनों देशों को देखकर गाइडलाइंस जो हैं वो बनाई जा रही हैं, तो आप जरा ये बताइए कि सही गाइडलाइंस क्या हैं दोनों डोज के बीच की? देखिए, कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड के साथ बनाया गया वैक्सीन है, इनिशियल स्टडीज में बोला गया था कि सेकेंड डोज शुड बी बिटवीन 4 to 6 वीक्स, लेकिन अभी जो 3 स्टडी चल रहा है चिली पे, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंग्लैंड में, उसमें देखा गया है कि अगर 3 हफ्ते 4 या 6 हफ्ते बाद अगर आप सेकेंड डोज देंगे उसकी एफिकेसी करीब 50-55% है, लेकिन उसको अगर बढ़ा के 6 to 8 हफ्ते करेंगे उसकी एफिकेसी 65% है। अगर 12 हफ्ते से ज्यादा है तो उसका एफिकेसी बढ़ के 70+ हो जाता है। ये स्टडीज अभी निकला है और एक पेपर भी निकला है लैंसेट में। भले वो पेपर में बस एक ही स्टडी वैसा निकला है, उसी हिसाब से अभी ऐसा सोचा जा रहा है कि जितना देर से दे सके, एटलीस्ट 10 या 12 हफ्ते पहले नहीं देना चाहिए, क्योंकि 12 हफ्ते के बाद अगर दे तो सबसे ज्यादा एफिकेसी होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बदल के जो पहले 4 से 6 हफ्ता था, फिर 6 से 8 हफ्ता बनाया, अभी 12 हफ्ते से ज्यादा बना दिया। डॉक्टर नीरज, आप जैसे एक्सपर्ट्स होते तो बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं इस मुश्किल वक्त में। प्लाज्मा को लेकर भी बहुत सा कंफ्यूजन है। क्या प्लाज्मा देने से वायरस म्यूटेट होता है? देखिए, जो भी वायरस की एक टेंडेंसी होती है कि हमेशा उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। जितना रेप्लिकेट करेगा उतना म्यूटेशन होते रहेगा, और म्यूटेट करने के पीछे उसका ये रीजन होता है कि उसको सर्वाइवल एडवांटेज कैसे मिले। तो यानी जो भी वायरस अगर हमारे एंटीबॉडी को धोखा देने में कामयाब रहेगा वो सिलेक्ट होगा। तो कोई भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, तो जो पर्टिकुलर एडवांटेज मिलता है कि वो एंटीबॉडी को इवेड करे, तो वो इस एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में बेसिकली एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यूट्रलाइज करता है वायरस को, अगर उसके अगर वो उस पर इफेक्टिव नहीं है तो वो स्ट्रेन वायरस का जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है वो सिलेक्ट होते जाएगा। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, चाहे वो प्लाज्मा हो चाहे वो रेमडेसिविर हो। अगर एक म्यूटेंट स्ट्रेन है जिसमें ये इफेक्टिव नहीं है, जिसके अगेंस्ट ये वायरस रेजिस्टेंट है, तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी कि हम अगर प्लाज्मा दें या रेमडेसिविर दें तो म्यूटेंट स्ट्रेन सिलेक्ट हो सकता है। डॉक्टर इंद्रनील, भारत इतना बड़ा देश है और चूंकि आप इतना अनुभव आपको है और अमेरिका में आप हैं, सबको वैक्सीन मिले भारत में, इसका सही तरीका क्या हो सकता है? इसकी सही तरीका है कि ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करें, क्योंकि जब तक आप 75 to 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं देंगे तो ये वेव चलते रहेगा, एक के बाद दूसरा वेव आएगा। और जैसा डॉक्टर नीरज ने कहा है कि इस पर्टिकुलर वायरस और कोई भी आरएनए वायरस, इसको आरएनए वायरस कहते हैं, जैसे HIV और कोविड का वायरस, इनकी सर्वाइवल
तभी हो सकता है अगर ये वायरस अपने आप को चेंज करते रहता है। इसलिए नए नए स्ट्रेन आते रहेगा जो ज्यादा इफेक्टिव है इन्फेक्शन करने का, जो ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन करेगा, जो ज्यादा सिवियर डैमेज कर पाएगा। तो इसीलिए जब तक 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड ना हो तब तक ये भय रहेगा और चांस भी रहेगा कि और भी वेव बने, और भी लहर। जैसा आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में 3 या 4 लहर, अभी अमेरिका में 4th लहर आ रहा है। भले लहर छोटा है लेकिन 4th लहर आ रहा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 2nd लहर है। तो ऐसा होते रहेगा जब तक आप 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना करें। मैं डॉक्टर नीरज के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर इंद्रनील, एक सवाल आपसे और है। बहुत अच्छी बात है कि अब 18+ को भी भारत में टीका लगना शुरू हो गया है, लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न 18 से जो नीचे के यानी बच्चे जो हैं उनको भी टीका लगना बहुत जरूरी है। तो कनाडा और अमेरिका में बच्चों को जो टीका लग रहा है वो कैसे लग रहा है सर? देखिए, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि अमेरिका में आप जानते हैं लाखों लोग मर चुका है, हजारों को इन्फेक्शन हुआ है, करोड़ों को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन कुल मिला के रिकॉर्डेड करीब सिर्फ 3000 केस है जो बच्चों में इन्फेक्शन हुआ है, मतलब 12 साल से नीचे। और उसमें करीब 200-250 को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, शायद अभी तक किसी ने मरा नहीं। तो अभी तक जितनी कोविड का स्ट्रेन है वो प्रोटेक्टेड है, वो बच्चे लोग प्रोटेक्टेड होते हैं, उसमें उनकी इन्फेक्शन होता नहीं है। तो बच्चे को कोविड वैक्सीन देना जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन कितनी एडवांटेज है वो अब तक हमको नहीं पता, क्योंकि अब तक जितनी कोविड आया है एटलीस्ट अमेरिका में, जो डुअल स्ट्रेन का बात हो रहा है इंडिया में 1.617 भी, उसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि अभी अमेरिका में वो उतनी जोर से वो स्ट्रेन नहीं आया। लेकिन ऑल द स्ट्रेन्स टिल नाउ इन अमेरिका, नन ऑफ देम हैज रियली अफेक्टेड एनी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। तो इसीलिए ये नंबर 1 है। नंबर 2 है मॉडर्ना और फाइजर, अभी परमिशन मिला है कि बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को देने के पहले आपको स्पेसिफिक ट्रायल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं, आप अडल्ट है तो बच्चों को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। उनका फिजियोलॉजी कंप्लीटली अलग है। ऐसा मान के चलिए कि वो कंप्लीटली अलग एक जानवर है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग अलग है, वो अलग है। तो अगर सक्सेसफुल ट्रायल होता है इंडियन वैक्सीन से तभी उनको आप दे सकते हैं। डॉक्टर नीरज, भारत के लिए भी बड़े कंसर्न की बात है, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, तीसरे स्ट्रेन के बारे में, कि बच्चों के लिए वो डेडली होगा। तो ऐसे में भारत में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? ट्रायल शुरू हो गए हैं बच्चों के लिए भी? ठीक है, वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी समझने की जरूरत है कि बच्चों तक इन्फेक्शन जाएगा कैसे। मोस्टली बच्चे घर में कन्फाइंड है, तो वो इन्फेक्शन हमारे थ्रू इन तक जाना है। तो अगर हम सावधानी बरते, हम सब कुछ पे ध्यान रखें, हमें पता है कि एक्सपेक्टेड है कि 3rd वेव आएगा, और वो वेव कैसे आएगा? हमारी लापरवाही के चलते। अगर हमने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं उसका पालन नहीं करे, हमें पता है, तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि 3rd वेव क्यों आएगी? हमें रोकने का तरीका पता है। तो फिर वैक्सीनेशन जब आएगा, ट्रायल होंगे, उसके बाद बच्चों को लगेगा। और लकीली जैसा कि अभी तक हमने भी देखा है कि जो बच्चे हैं रिलेटिवली स्पेयर्ड है। 3rd वेव में बच्चे तभी अफेक्ट होंगे जब हम लापरवाही करेंगे, इस बीमारी को अपने घर लेकर आएंगे, बच्चों को गिफ्ट करेंगे। तो मेरा यही समझना है और मानना है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करें तो शायद इस 3rd वेव को रोकने में कुछ हद तक हम सक्षम रहेंगे। और बिना ट्रायल के बच्चों में वैक्सीन देना, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। एंड आई एम श्योर उसके लिए ट्रायल के जो भी है वो सारी चीजें अप्रूवल मिलेगा, ट्रायल होगा, और जब समय आएगा उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। तब तक उनको बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। जी डॉक्टर इंद्रनील, जिन लोगों ने अच्छा किया दूसरी लहर में, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अमेरिका और कनाडा ने क्या किया दूसरी लहर से? बहुत कुछ किया है। एक तो जैसे आपने कहा कि प्लाज्मा आजकल अमेरिका में क्या होता है, एक दवाई, एक कंपनी है, उन्होंने प्लाज्मा जैसे एंटीबॉडी आर्टिफिशियली बना लिया। प्लाज्मा में क्या होता है, हर लोगों को लेके ब्लड डोनेशन करवाना पड़ता है, उसमें प्लाज्मा सेपरेट करवाना पड़ता है, ये लॉन्ग प्रोसेस रहता है, उसकी एफिकेसी भी कम रहता है। अभी दवाई के रूप में आ गया है जो एंटीबॉडी आप दे सकते हैं सिवियर कोविड पेशेंट को। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 जो है कि जो वेव जो है आपने देखा है, फर्स्ट वेव में करोड़ों इन्फेक्टेड का, लाखों मर गए अमेरिका में। एग्जैक्टली इंडिया में अभी जो हाल हो रहा है वो अमेरिका में पहले वेव में ही हो गया था जी। लेकिन दूसरा तीसरा वेव मच स्मॉलर था। उसके कारण यही है कि एग्रेसिव वैक्सीनेशन चल रहा है। अब जब तक एग्रेसिव वैक्सीनेशन नहीं चालू करेंगे, जैसे मैंने कहा कि
पहले अडल्ट्स को 18 से अडल्ट जितनी लोग हैं उनको एग्रेसिवली वैक्सीनेट करिए, तो हो सकते वो उससे बच्चों भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा और नया स्ट्रेन बनने में रुकावट आएगी। डॉक्टर नीरज, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर भी आएगी, और अगर आएगी तो उससे कैसे बचा जाए? तो इसके सबके पास इसका उपाय है। जो भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जो बेवजह जो घर से बाहर घूमने की टेंडेंसी अगले साल 2 साल के लिए भूल जाए। जब भी कोई भी सोशल गैदरिंग, स्पेशली शादी हो, ये सब चीजें आप होल्ड पे रखिए। अगर करना ही है तो कोर्ट मैरिज कीजिए, लेकिन अगर आपको अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से अगर थोड़ा भी प्यार है तो इस तरह की गैदरिंग नहीं करेंगे। हो सकता है आप बच जाए, लेकिन आपके परिवार में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हो सकता है वो ना बचे। तो इन सब चीजों का ही ध्यान रख के हम आगे अपने आप को थर्ड लहर में भी बचा सकते हैं। और ये अगर लापरवाही करते तो थर्ड क्या, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा। देश इतना बड़ा है, हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर केसेस हैं तो चांसेस हमेशा रहेंगे कि ये फ्लेयर अप हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, जो आप सलाह दे रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, उसको लोग जरूर अमल में लाएंगे, ऐसा हम पूरी उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने, डॉक्टर इंद्रनील, डॉक्टर नीरज, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।